जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत के समुद्री तटीय राज्य या संघ शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, भारत के समुद्री तटीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं यहीं पर प्रदर्शित करते हुए चल रहा हूँ, आप चीज़ों को सामान्य तौर पर समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली है भारतीय उपमहाद्वीप, है ना। अगर कभी भी ऐसा शब्द देखने के लिए मिले कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है ना, भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर भारत की बात करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको इंग्लिश में कहेंगे, है ना। देखिए, पहले के समय में क्या था कि पूरी भूमि क्षेत्र एक जगह थी, है ना, जिसको पैंजिया कहते थे, और सभी जल क्षेत्र एक साथ था जिसको पैंथालासा कहा जाता था। फिर क्या हुआ, इनमें विखंडन हुआ, पैंजिया और जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट गया। एक अंगारा क्षेत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया, गोंडवाना क्षेत्र हो गया। तो भारत इस गोंडवाना का हिस्सा था। अब गोंडवाना यहाँ से धीरे धीरे टूटा और आकर के अंगारा से टकरा गया। अंगारा से टकराने के कारण क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब ये गोंडवाना मतलब भारत वाला जो हिस्सा था ये टूट कर यहाँ अंगारा से टकराया था, तो भारत के साथ जितनी भी क्षेत्र आई थी उसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं इसे आपको याद रखना चाहिए। इसमें प्रमुख देश है इंडिया, है ना। इंडिया के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, है ना, भूटान के बाद बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका और म्यांमार। तो ये 7 देश हैं जो आपको याद रखने भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये इतने देश हैं, है ना। माफ कीजिएगा, शायद पिछली बार मैंने गलती से म्यांमार बोल दिया था, ये मालदीव है। ये इतने देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से 7 देश आते हैं, सबको यहाँ पर क्रम से लिख देते हैं। देखिए, इंडिया, इंडिया मतलब भारत, ये भारतीय उपमहाद्वीप का देश है ना। इंडिया के बाद पाकिस्तान, है ना। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही था, है ना। इसी तरीके से नेपाल, है ना, नेपाल के बाद बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश, देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही है ना। फिर यहाँ पर भूटान, है ना, भूटान, भूटान के बाद श्रीलंका और श्रीलंका के बाद मालदीव। ये इतने मतलब देश हैं जो किसके भाग हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। इसके बाद एक दूसरा शब्द आपको याद रखना है, दक्षिण एशिया, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप के बाद दक्षिण एशिया। अगर दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो इसके कौन कौन से देश हैं। देखिए, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश है सब यही रहेंगे, बस इसमें एक नया देश शामिल हो जाएगा। इस नए देश का नाम है अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। तो ये दक्षिण एशिया, है ना। अब कुछ विद्वान म्यांमार को भी मानते, लेकिन म्यांमार को मतलब भारत के अनुसार खाली 8 है, म्यांमार नहीं है। तो ये दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया में कौन कौन, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। कुछ लोग मानते हैं कि म्यांमार भी है, लेकिन भारत के अनुसार खाली कितने, 8। और दक्षिण एशिया का जो समूह इसी को दक्षेस कहा जाता है ना। अब अगला टर्म है भारतीय प्रायद्वीप। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे, सबसे पहले तो प्रायद्वीप क्या होते हैं। प्रायद्वीप का मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा है। 3 ओर से किससे घिरा है, जल से घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब भारतीय प्रायद्वीप का मतलब है भारत का वह एरिया जो 3 ओर से जल से घिरा है। देखिए, यहाँ पर आप अगर गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात का मतलब कच्छ की खाड़ी, यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये एरिया ये भारतीय महाद्वीप है ना, मतलब प्रायद्वीप है। माफ कीजिएगा, मैं महाद्वीप बोल गया, ये भारतीय प्रायद्वीप है। अब ये भारतीय प्रायद्वीप जो स्टार्ट होता है ना, ये 22 डिग्री अक्षांश के नीचे से स्टार्ट होता है भारतीय प्रायद्वीप में। देखिए, ये कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर, ये वाला जो ये कच्छ की खाड़ी है ना। इसके बाद ये खंबात की खाड़ी है ना, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर अरब सागर है,
ये हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है ना। अब भारतीय प्रायद्वीप में कई देश आते हैं जिसमें कुछ तटीय सीमा वाले और कुछ लैंड लॉक्ड, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो आज की क्लास मूल रूप से यही है कि भारत के समुद्री तटीय राज्य, मतलब कौन कौन से ऐसे जो समुद्री तटीय राज्य है। देखिए यहाँ पर गुजरात है ना, गुजरात समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात के बाद अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए गुजरात से आगे निकलेंगे तो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र देखने के लिए मिलेगा, है ना, महाराष्ट्र, है ना। फिर यहाँ पर गोवा हो जाएगा, गोवा के बाद कर्नाटक आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। फिर केरल है ना, केरल के नीचे यहाँ पर तमिलनाडु देखने के लिए मिलेगा। आगे आएंगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तटीय राज्य। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, ये तटीय राज्य हैं। देखिए यहाँ पश्चिमी तट पर देखेंगे तो कुल 5 देश हैं और पूर्वी तट पर देखेंगे तो कुल 4 देश हैं, है ना। तो ये 5 और 4 9 देश हो गए, है ना, सॉरी देश मैं बोल रहा हूँ, राज्य हैं, है ना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, है ना, तो फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इधर भी आपका कुछ भारत का हिस्सा है और इधर भी कुछ भारत का हिस्सा जो पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ है, जल क्षेत्र से घिरा है ना। तो इनकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यही सब पॉइंट दिया। देखिए तट रेखा की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी जो तट रेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है ना। गुजरात 1214.7 किलोमीटर। देखिए अगर तट रेखा की बात करेंगे तो सबसे लंबा गुजरात का माना जाता है। ये पूरी तरीके से मतलब जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पहले रखा गया, है ना। आंध्र प्रदेश 973.7 किमी, है ना। तमिलनाडु 960.9 किमी, महाराष्ट्र, है ना, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, आप यहाँ पर सबको देख सकते हैं, सबकी लंबाई के साथ इसे दिया गया है। और जो ओवरऑल मतलब कुल भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.1 किलोमीटर है ना। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि भारत की तट रेखा कि पूरब में, अगर पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है ना। देखिए जैसे ये बनेगा, है ना, ये आपने बना लिया, है ना। ये पूरब में कौन है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, है ना। और दक्षिण में, दक्षिण मतलब इधर नीचे कौन है, हिंद महासागर, और पश्चिम में कौन है, अरब सागर, है ना। ये यहाँ पर इतना बताया जा रहा है ना। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो भाई आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बताया सर है कि भारत में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की। देखिए जो तट रेखा की लंबाई का क्रम है, मतलब यहाँ पे तट रेखा कहने का मतलब है जो प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि जल क्षेत्र से घिरा है। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार से आप चाहे तो याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा है गुजरात, है ना, सबसे बड़ा है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ पे मैं आंध्रा लिख दे रहा हूँ। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के बाद है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के बाद है केरल, केरल के मैं KR लिख रहा हूँ, KRL चलिए मैंने लिख दिया केरल, है ना। इसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, KRN कर्नाटक, है ना। फिर पश्चिम बंगाल WB और सबसे छोटा है गोवा। अगर यहाँ पर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों को निकाल देंगे तब, है ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। इसमें भी देखिए सब अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे, जैसे गुजरात, देखिए ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र पश्चिमी तट का हिस्सा है, केरल पश्चिमी तट का हिस्सा है ना। कर्नाटक पश्चिमी तट का हिस्सा है ना, कर्नाटक, है ना, ये रहा। इसके बाद गोवा पश्चिमी तट का हिस्सा है और बाकी जो 4 बचे पूर्वी तट के हिस्से। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। तो आधार रेखा क्या, यही बताया जा रहा है, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं, है ना। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत के संपूर्ण अधिकार में होता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय सीमा क्या होती है, क्षेत्रीय सीमा जिस देश के साथ रहेगी पूरा अधिकार उसी का रहेगा। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है, समीपस्थ मंडल, है ना। इसे जो इसका विस्तार होता है, देखिए इस क्षेत्र में भारत की सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार की प्राप्ति होती है ना। किसी भी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का आधार 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है ना। भारत के औसत समुद्र तट चेन्नई तट से नापा जाता है, मतलब जो भारत का समुद्र तट है कहाँ से नापा जाता है, चेन्नई से, है ना। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया। देखिए जो भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्य है उसमें हिंद महासागर को रत्नाकर का नाम दिया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि तटीय अपरदन से समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहर और मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है।
इनमें सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। जो सबसे ज़्यादा तटीय अपरदन है किसके द्वारा होता है? लहर के द्वारा होता है। भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर में स्थित एक संकीर्ण मैदान है ना। इन तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो कि मुंबई और गोवा में है, मध्य भाग को कर्नाटक तट जो कि कर्नाटक में, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। देखिए मूल रूप से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बस ऐसे समझिएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोंकण तट देखने के लिए मिलेगा, और फिर इसके बाद कोंकण के बाद कौन आएगा? कर्नाटक तट आएगा, और कर्नाटक के बाद आएगा मालाबार तट। जो साउथ इंडिया का ये मतलब नीचे वाला तट है, इसे मालाबार तट कहते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा ही उपजाऊ होता है। पूर्वी तटीय की बात हो रहा है, इसमें महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट नाम दिया जाता है। आगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक है? भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी में आंध्र प्रदेश के फाल से डेवी बिंदु मतलब कृष्णा डेल्टा के पास है, और तमिलनाडु के केप कैमोरिन कन्याकुमारी तक है। ये कोरोमंडल का विस्तार क्षेत्र बताया जा रहा है। अब देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह है। पश्चिमी तट मतलब देखिए मुंबई ये महाराष्ट्र में है ना, कंडला ये गुजरात में, मुर्मुगांव गोवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्मुगांव गोवा का बंदरगाह ये कई बार पूछा गया। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में, और न्यू मैंगलोर ये भी कर्नाटक में। इसी प्रकार यहाँ पर पूर्वी तट के बारे में बताया जा रहा है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल है, पारादीप उड़ीसा ये भी इंपॉर्टेंट है ना, एन्नौर ये तमिलनाडु में, न्यू तोतीकुरन ये भी तमिलनाडु का है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया गया दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। जैसे देखिएगा जंजीरा ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है ना। कन्नूर केरल के कन्नूर में स्थित है ना। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है ना। ओरोविले तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है ना। नागरकोइल ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब कुछ पॉइंट और दिए जिनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।